हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का जो चैप्टर है वह है वंशागत आणविक आधार। जो आज का टॉपिक है वह है अनुलेखन की इकाई। हर चीज़ की यूनिट होती है। अगर हम लंबाई को नापते हैं तो उसकी इकाई मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, वजन है तो किलो की तरह। उसी तरह से जो अनुलेखन होता है उसको भी हम एक इकाई प्रेजेंट करते हैं और वो इकाई कुछ नहीं, जीन होती है। जीन के बारे में डिटेल से समझने से पहले हम अनुलेखन शब्द को एक बार समझते हैं। अनुलेखन, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन वह प्रक्रिया होती है, फिगर में आप देख रहे होंगे कि जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब यह अनुलेखन किसका होता है और डीएनए के किस भागों का होता है? अगर आप डीएनए के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो एक बार देखते क्या है, इस फिगर को देखिएगा। यह एक कोश का है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं, और इस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स को के धागों को जब खोलते हैं तो एक डीएनए का सूत्र प्राप्त होता है, और यही क्या कहलाते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बात होती है कि जीन क्या होते हैं। जीन, जिसको आज वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं उसको सिस्टॉन शब्द से प्रेजेंट करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जीन का पर्यायवाची क्या है? सिस्टॉन है, जिसको एनसीईआरटी में हिंदी में क्या कहते हैं? संपार नाम दिया गया है। अब ये सिस्टॉन क्या होते हैं? तो डीएनए के वो खंड जो किसी एक आनुवांशिक लक्षण को लिए रहते हैं वह जीन या सिस्टॉन कहलाते हैं। परिभाषा देखते हैं कि डीएनए का वह खंड जो अनुलेखन करके पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, जिसको अभी डिटेल में समझते हैं। पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, उसे सिस्टॉन कहते हैं। तो ये परिभाषा से क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की जो इकाई होती है वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आपस में ट्रेन की डिब्बे की तरह जुड़ते हैं, और जो दो अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है वह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। और जब कई अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं तो वह श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड कहलाती है, और वही प्रोटीन कहलाते हैं सामान्य भाषा में। अगर अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट को, वह है मोनोसिस्टोनिक। अगर इसके हिंदी को समझते हैं, मोनो का मतलब होता है एक, सिस्टोन का मतलब होता है जीन। यानी ऐसे खंड न्यूक्लियोटाइड के या न्यूक्लिक एसिड के जो सिर्फ एक जीन, यानी एक जीन से एक ही प्रोटीन बनेगा। परिभाषा देखते हैं, ऐसे डीएनए खंड जिनसे बने एमआरएनए। अनुलेखन में हमने क्या सीखा कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, जिसको हम मैसेंजर या दूत आरएनए कहते हैं। तो ऐसे डीएनए खंड जिनसे बने एमआरएनए केवल एक प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो एमआरएनए बना डीएनए से वह सिर्फ एक ही प्रोटीन बनाए, तो इसका मतलब है कि उसमें एक ही जीन है। तो एक जीन होने के कारण ही उसको क्या कहते हैं? मोनोसिस्टोनिक। तो जो एमआरएनए है वो मोनोसिस्टोनिक है। क्यों? क्योंकि वह एक ही प्रकार का प्रोटीन बना रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मोनोसिस्टोनिक। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में यूकैरियोटिक कोशिकाओं को उन्होंने सुकेंद्री कहा है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनके अंदर विकसित केंद्रक होता है। विकसित केंद्रक का मतलब कि उनकी जो केंद्रक होते हैं वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला से घिरे होते हैं। अब अगले पॉइंट को चलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक। पॉली माने ढेर सारे, और सिस्टोन का मतलब होता है जीन। जब ढेर सारे जीन एक साथ होते हैं तो वह जो न्यूक्लिक एसिड है क्या कहलाता है? पॉलीसिस्टोनिक। सिस्टोन मीन्स होता है जीन। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, ऐसे डीएनए खंड जिनसे बने एमआरएनए एक से अधिक प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वो यहाँ क्या था मोनोसिस्टोनिक में कि एक ही प्रकार का प्रोटीन बने, यानी एक जीन। यहाँ क्या कह रहा है कि कई प्रोटीन का निर्माण, एक से अधिक प्रोटीन, यानी उस एमआरएनए में एक से अधिक जीन के खंड होंगे तो वह क्या कहलाते हैं? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए या डीएनए कहलाएगा। ये पाए किस में जाते हैं? यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया में होते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया का चित्र है। इसका जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, वह कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है, और यह सीधे साइटोप्लाज्म
कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है, उनसे बना mRNA सीधे कहाँ चला जाता है, कोशिका द्रव्य में, और प्रोटीन का निर्माण करता है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। व्यक्तेक क्या होते हैं, जिसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। परिभाषा पहले देखते हैं। वह न्यूक्लियोटाइड मीन्स DNA या RNA, वो न्यूक्लियोटाइड जिनके कोडिंग से किसका, प्रोटीन का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सॉन्स कहते हैं। अभी हमने क्या देखा कि अनुलेखन के समय DNA से RNA बना, वह RNA क्या कहलाता है, mRNA, और mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ध्यान से समझिएगा, mRNA के वो खंड जो प्रोटीन बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन्स कहते हैं। एक्सॉन हो गए। एक संसाधित mRNA के सभी भाग एक्सॉन होते हैं। ये संसाधित mRNA क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, अनुलेखन के समय अगर वह कोशिका प्रोकैरियोटिक है, यानी वो किसी बैक्टीरिया की कोशिका है, तो सीधा DNA से जो RNA बनता है वह mRNA बनता है। क्या कि बैक्टीरिया की कोशिका है तो उससे जो DNA बनेगा वो सीधा mRNA यानी मैसेंजर RNA बनेगा। तो होता क्या है कि वहाँ पे सभी क्या होंगे, एक्सॉन होंगे, क्योंकि सीधा वो प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में थोड़ा जटिलता आ जाती है। वह जटिलता वो क्या होती है कि यूकैरियोटिक कोशिका है, जैसे इंसान की कोशिका या जो ऐसे जिनकी कोशिकाएं विकसित हैं, तो उनमें क्या होता है, वह सीधा mRNA का निर्माण नहीं करते। DNA का अनुलेखन हुआ, वो hnRNA, फिगर में देखिएगा, hnRNA का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, वो प्रक्रिया समझते हैं। जो hnRNA, जिसको हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA कहेंगे, हेट्रोजीनस यानी विषमांगी केंद्रकीय RNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, इसका नाम डिटेल फुल फॉर्म है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। hnRNA किससे बनता है, अनुलेखन से बनता है DNA के। तो इसमें दो खंड होते हैं, एक एक्सॉन होते हैं, फिर I है। I को क्या कहेंगे, I को यहाँ इंट्रॉन्स कहते हैं। एक्सॉन हुआ, फिर इंट्रॉन हुआ, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, और फिर एक्सॉन। तो ये जो hnRNA बना है, यह सीधे प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकता। इसमें सारे प्रोटीन बनाने वाले कोड नहीं हैं। तो कोड कहाँ पे हैं, तो जो एक्सॉन है सिर्फ उसी में प्रोटीन बनाने के कोड हैं। इंट्रॉन्स में कोई भी प्रकार के प्रोटीन नहीं बनते। अब थोड़ी परिभाषा समझते हैं। अव्यक्तेक, इसको हिंदी में कहते हैं इंट्रॉन्स को। इंट्रॉन्स की परिभाषा क्या है कि वे न्यूक्लियोटाइड के वह खंड जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते, उनको इंट्रॉन्स कहते हैं। और अगली बात, और hnRNA यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA के दो एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। देखिएगा, दो एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है कि जो प्रोटीन का कोडिंग करते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वो एक्सॉन कहलाते हैं, और जो प्रोटीन का नहीं करते उनको हम इंट्रॉन कहते हैं। क्लियर बात। अब आगे क्या होता है कि जो hnRNA के इंट्रॉन्स होते हैं वह दो एक्सॉन के बीच में पाए जाते हैं। अगली प्रक्रिया कहलाती है संसाधन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्प्लिसिंग कहते हैं। अब ये क्या होता है, फिर पर परिभाषा देखते हैं। जो इंट्रॉन्स हैं किनके बीच में, एक्सॉन्स के बीच में, उन इंट्रॉन्स को काट के अलग कर दिया जाता है। फिगर में आप देख रहे हैं कि ये एक्सॉन है यहाँ पे, और इनसे जो इंट्रॉन है उनको काट के अलग कर दिया गया, और काट के जो एक्सॉन बचे हैं उनको आपस में अब जोड़ दिया जाता है, और जो जोड़ने के बाद जो बनता है उसको अब mRNA कहते हैं। अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है संबंधन। संबंधन को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होता क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्सॉन होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, जबकि इंट्रॉन प्रोटीन की कोडिंग नहीं करते। तो यूकैरियोटिक कोशिका में होता क्या है कि एक्सॉन जो होते हैं, इन एक्सॉन के बीच में जो इंट्रॉन होते हैं वह कट के
यानी एंजाइम की सहायता से इनको काट के अलग कर दिया जाता है इंट्रॉन्स को, और जो एक्सॉन्स बनते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। अब जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, mRNA, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ mRNA, जिससे कि जो hnRNA है जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, विषमांगी केंद्रकीय RNA कहते हैं, वह क्या कहता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं संबंधन की। कहते हैं कि स्प्लाइसिंग के समय hnRNA से इंट्रॉन्स को हटाकर, इंट्रॉन्स क्या है, हट जाएंगे, हटाकर एक्सॉन को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे mRNA का निर्माण होता है। इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो इस तरीके से स्प्लाइसिंग मीन्स कि इंट्रॉन्स को हम हटा देते हैं, इंट्रॉन्स को हटाने के बाद एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे कि mRNA का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।